स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड्स। देखो, हम लोगों को पता है कि यार पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये बात तो अपने को पता है कि पाई बॉन्ड बनता है। अब अपन ने पाई बॉन्ड की भी तीन कैटेगरी पढ़ी थी, एक था पी पाई, एक था पी पाई डी पाई और एक था डी पाई बॉन्ड। याद आ रहा है? पढ़ा था ऐसा कुछ हमने कहाँ पर? वीबीटी में। ठीक, तो आज वही देखने वाले कि हम किसी एग्जाम्पल या किसी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने पी पाई और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, चलो तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है NO2 माइनस। अब आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कैलकुलेट करो नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। तो एक दिमाग तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक इसेंशियल कंडीशन है। पी पाई डी पाई बनाने के लिए एक इसेंशियल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हाँ, यहां पर कम से कम एक एटम को थर्ड पीरियड का होना पड़ेगा, तभी बनने के चांसेस है। बात समझना, तभी बनने के चांसेस है, गारंटी नहीं है। ठीक है, तो कम से कम एक एटम को थर्ड पीरियड का होना पड़ेगा। क्यों? उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि सेकंड पीरियड वालों के पास डी सब्शन नहीं होता है ना, जबकि थर्ड पीरियड वालों के पास ये डी सब्शन होता है। तो पी पाई डी पाई के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है कि वहां पर एक एलिमेंट या एक एटम चाहे वो सराउंडिंग हो चाहे वो सेंट्रल हो, दोनों में से एक को थर्ड पीरियड का होना पड़ेगा। सही बात है। चलो NO2 माइनस के बारे में देख लेते हैं। बहुत नॉर्मल सा, आप सिर्फ आप देखो, ओके, आप देख के जज कर लो। ऐसा नहीं कि रटने बैठ गए, नहीं, सिर्फ देख के जज कर लो। ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, तो ये तो कंफर्म है कि पी पाई डी पाई नहीं होगा, क्योंकि पी पाई ही हो सकता है। पी पाई डी पाई के लिए एक सराउंडिंग या सेंट्रल एटम किसी में से एक को थर्ड पीरियड का होना पड़ेगा। तो चलो इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर? तो नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड, कुछ इस तरीके का होता है ये NO2 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन आती है इसकी sp2। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, शेप बनाना, ये सब आपका काम है। तो बेसिकली यहाँ पर कितने पी पाई दिख रहे हैं आपको? ये आपका एक, ठीक है, ये आपका एक पी पाई बॉन्ड। चलो अगले में देखते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर खुद से भी देखेंगे आप लोग। हम ले लेते हैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल। हमारे पास है SO4 2 माइनस। आपको बता रहा है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पी पाई और पी पाई डी पाई है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट थर्ड पीरियड का और एक सेकंड पीरियड का है, तो चांस बन सकता है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। ठीक है, चांस बन सकता है पी पाई डी पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो चलो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सल्फर के पास होते हैं आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बना दिया हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स। सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और 4। रैंडम बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बना दिए। ठीक, 2 नेगेटिव का चार्ज भी है, तो एक ऑक्सीजन को पकड़ा दिया और एक और ऑक्सीजन को पकड़ा दिया। ऐसा क्यों करा? वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। फिर उसके बाद इसके पास भी वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे जोड़ देंगे, इन वालों को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो मुझे बनाना नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। जब ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जब न्यूट्रल होगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, क्या आ रही है? 1 2 3 4 sp3। क्या आ रही है? sp3 आ रही है। ओके, चलो अगर sp3 आ रही है तो देखो जरा कैसा दिखेगा फोटो। H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस। फोटो तो वैसा ही दिखेगा, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री से जाती, टेट्राहेड्रल। ठीक, अब देखो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अब हमें सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। देखते हैं, सल्फर होता है हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है,
ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है और यहाँ पर खाली पड़ा है डी ऑर्बिटल। अब हमने सल्फर को क्या करना है, एक्साइट। क्यों, देखो कितने बॉन्ड बना रहा है। सबसे पहली चीज आप देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बनाना है तो आपको 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए बेसिकली। अगर 6 बॉन्ड बना रहा है तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो इसके पास 2 पेयर है, तो आपने क्या करा, इसको ले गया अपन एक्साइटेड स्टेट के अंदर। क्या कर दिया, एक्साइटेड स्टेट, एक यहाँ ओके 6, तो 4 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ पर हो गए। इसके साथ तो मिलके उसने क्या बना ली, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन भी तो बनेगी, ठीक है। तो इन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इस ऑर्बिटल्स का यूज करते उसने क्या बना ली, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी, sp3, जो कि अपन कैलकुलेट कर चुके। तो पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, उसके बाद ये वाला काम करना है। उसके बाद बच गए आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4 ऑक्सीजन से तो 4 बॉन्ड ही बने, तो 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आएगा इधर, एक और ऑक्सीजन आ जाएगा इधर। मतलब बेसिकली ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा यहाँ पर, हाँ क्या बना लेगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, वो भी कितने, 2। तो यहाँ पर कितने पी पाई डी पाई है, 2। देख इसको समझने की कोशिश करना आसानी से क्या हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन आई sp3, यानी कि एक एस और तीनों पी जा चुके, तीनों, ठीक है, तीनों पी जा चुके। जो हमारा सराउंडिंग एटम है इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। जो हमारा सराउंडिंग एटम है इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाना चाहेगा हमेशा, पी पाई पी पाई पी पाई। ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, पी ऑर्बिटल से। ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, पी ऑर्बिटल से। क्यों, ये सेकंड पीरियड का है, तो यहाँ पर तो ये पी से बनाना चाहेगा। तो इसकी तरफ से तो कंफर्म हो गया, क्या, मेरी तरफ से तो आएगा भाई पी पाई। क्यों, क्योंकि मैं सेकंड पीरियड का हूं। अब तू देख ले, ठीक है, इसने तो बोल दिया मेरी तरफ से तो पी पाई आएगा हमेशा। कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी कंपाउंड, मेरी तरफ से तो पी पाई आएगा। अगर पाई बॉन्ड आता है तो मेरी तरफ से पी पाई आएगा। अब सल्फर ने बोला देख भाई मेरी हाइब्रिडाइजेशन में तीनों ऑर्बिटल जा चुकी है पी की, एस क्योंकि हमारा पाई बॉन्ड कभी बनाता नहीं है ना, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड, एस ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा। तो उसने बोला भाई मेरी तो एक एस और तीनों पी किस में जा चुके हैं, तीनों पी मेरे जा चुके हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। और हाइब्रिडाइजेशन से कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता। तो इसके पास सारे क्या हो गए, 4 सिग्मा थे, चारों चले गए। या लोन पेयर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे भी हो, ठीक है, जैसे भी हो। अपने को ये कंफर्म हो चुका है कि अब सल्फर के पास कोई भी पी ऑर्बिटल नहीं बचा है जिससे वो क्या बना पाए, पाई बॉन्ड। तो उसने क्या करा, फिर अपना बोला कि मेरे पास डी जरूर है तो मैं डी पाई लिया। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज्यादा पेन ना चलाना पड़े उसकी कोशिश करो, ठीक। तो अगला एग्जांपल है हमारे पास, जैसे PO4 3-। सबसे पहली चीज हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि इसमें पाई बॉन्ड है कितने, वो भी आप देख लीजिए, ठीक। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो ऑक्सीजन को चले गए। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितनी ऑक्सीजन है, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये फास्फोरस के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। उसके अलावा 3 नेगेटिव का भी चार्ज है, 1 माइनस, 2 माइनस और 3 माइनस। नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो बना दिया, और ये डबल बॉन्ड बना दिया। जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो सबसे पहले तो सही है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, 4 सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन की आ गई, sp3 आ गई। ओके चलो अब क्या करना है, अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा वापस से आप ढंग से बना लो। फोटो पी डबल बॉन्ड ओ माइनस माइनस और माइनस, कुछ इस तरीके से PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस बन गया। चलो इस पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो क्या डायरेक्टली बताया जा सकता है कि कौन सा पाई होगा, पी पाई या पी पाई डी पाई? आप सोच सकते हो कौन सा पाई होगा। क्या करें,
इसके हाइब्रिडाइजेशन बोलो जल्दी से, फटाफट से बोलो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी कि फास्फोरस ने अपना S भी दे दिया और तीनों P भी दे दिए। ठीक है, फास्फोरस ने अपना एक S और तीनों P कुर्बान कर दिए। जो एक s ऑर्बिटल था और जो तीनों P थे उसके उसने कुर्बान कर दिए। अब उसके पास P ऑर्बिटल तो बचा ही नहीं है। ऑक्सीजन ने बोला मेरी तरफ से तो क्या आएगा, P पाई। ऑक्सीजन ने क्या बोला, मेरी तरफ से क्या आएगा, P पाई आएगा। और फास्फोरस ने क्या बोला, मेरी तरफ से कौन आ जाएगा, D पाई। उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि इसके पास तो P बचा ही नहीं ना, हाइब्रिडाइजेशन में चले गए तीनों P। भाई जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो प्योर ऑर्बिटल से बनते हैं, एक बात ध्यान रखना, पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्योर ऑर्बिटल से बनते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स चले गए उनसे तो पाई बॉन्ड बनने से रहा, 3 p ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, एक पाई बॉन्ड तो बना ही सकता है, बना दिया किससे, E से। सही बात है। चलो उसके बाद अपन देखते हैं कोई और क्वेश्चन जिसमें कुछ और मिला हमें। हाँ ये एग्जांपल देखो, SO3, हाँ ये सी SO3 देखो, सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो तुरंत प्रभाव से। सही बात है, ऑक्सीजन के पास कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं यहाँ पर, तो सारे के सारे डबल बॉन्ड से। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 1 2 3 के हिसाब से sp2। फोटो वापस से बना लेते हैं थोड़ा सा, H डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। चलो अब बताओ कितने p पाई होंगे और कितने p पाई d पाई होंगे, बता सकते हो, करो ट्राई। चलो बताओ, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बोलो फटाफट से आ रखी है sp2। सही, इसने तो बोल दिया, तीनों ऑक्सीजन ने तो बोल दिया हम तो p पाई लाएंगे, ये लो p पाई। सही बात, इसने तो बोल दिया p पाई लाएंगे। ठीक, नहीं तो इधर बीच में लिख दो इसको कोई, ताकि अपन मेंशन कर पाए p पाई। ठीक, तो ऑक्सीजन ने तो बोल दिया मैं तो p पाई ला रहा हूं। सल्फर ने एक बार सोचा, सल्फर ने बोला मेरे पास 3 p ऑर्बिटल थे जिसमें से अभी तक सिर्फ 2 यूटिलाइज हुए हैं। सल्फर ने बोला मेरे पास 3 p ऑर्बिटल थे जिसमें से अभी तक सिर्फ 2 यूटिलाइज हुए हैं। तो सल्फर के दिमाग में चला कुछ, क्या चला, सल्फर ने बोला एक पाई बॉन्ड अभी भी बन सकता है, किससे, p से। तो उसने कोई भी एक पाई बॉन्ड जो आपकी इच्छा हो, उसने बोल दिया मैं p पाई से बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, अभी भी मेरे पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। बात करते हैं बाकी दोनों की, तो अब होगा p ऑर्बिटल खत्म, तो अब किससे बनेंगे, p पाई d पाई से। किससे बनेंगे, p पाई d पाई से। कॉपी करो फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। चलो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे कॉपी, तो एक आधा क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लो, SO2Cl2, यहां पर कैलकुलेट करो क्या हो गया। SO2Cl2 ले लो आप, उसके अलावा हम ले लेते हैं OSF4, इसमें कैलकुलेट करो। ठीक, ClO4 माइनस, कैलकुलेट करो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ p पाई और कितने नंबर ऑफ p पाई d पाई होंगे। ज्यादा क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, शीट में आपको जरूर मिल जाएंगे अपनी, तो हम देख लेंगे बाद में, मैं पहले इन्हीं में कैलकुलेट करता हूँ। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पार्ट रह गया था बेंड्स रूल के बाद, उसको निपटाते फिर आगे बढ़ते हैं। SO2
SO2Cl2 आप लोग ने ट्राई कर लिया होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अब मैं बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन आ रखी है sp3 कैसे, ये चलो बता देता हूँ। SO2Cl2 एक क्लोरीन 2 ऑक्सीजन, ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन इधर आ जाएगी, ये Cl है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ जाएगी sp3, बाद में फोटो बनाते रहना। अब बात कर लेते हैं पाई की। तो देखो सल्फर के पास वही वाली बात, ऑक्सीजन तो बोल देगा मेरी तरफ से तो क्या आएगा पी पाई, इधर भी ऑक्सीजन मिलेगा मेरी तरफ से आएगा पी पाई। ठीक, सल्फर के तीनों पी ऑर्बिटल जा चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन बनाने में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो सल्फर बोलेगा मेरे पास तो पी बचे नहीं है, तो मेरी तरफ से तो क्या आएगा बी पाई और, ठीक है, ये होगा। चलो अगला देखो, अगला आ जाता है हमारे पास OSF4। क्या है OSF4। तो पहली चीज तो यहाँ पर सेंट्रल आइटम आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, कौन है सल्फर। सेंट्रल आइटम कौन है सल्फर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मैक्सिमम कोवैलेंसी, बहुत बड़ी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो देखो सल्फर 1 2 3 4 5 6, बार बार बता रहा हूं भाई, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, तीसरा चौथा और 1 ऑक्सीजन। तो देखो 1 2 3 4 5, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d। सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो बनने वाला ही क्या है, डायरेक्टली बनने वाला है क्या p पाई d पाई। क्यों, अरे सिंपल सी बात है, sp3d। अब d ऑर्बिटल तक उसने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर लिया, उसने d ऑर्बिटल तक हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर लिया। इसका मतलब क्या है कि उसके p भी खत्म हो चुके हैं और d भरना चालू हो चुके हैं। तो पाई बॉन्ड किससे बना पाएगा, वो सिर्फ d पाई से। पाई कौन सा बनाएगा, d से। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास ClO3 माइनस। ठीक, ClO3 माइनस, तो क्लोरीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला, बाकी के दो ClO4 था, ClO3 था, ClO4 सॉरी, यहाँ पर ClO। तो ये लो इस तरीके से बन जाएगा, बना दिया। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज को। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आ जाएगी sp3। अब चाहे ClO4 माइनस बनाओ, ClO3 माइनस बनाओ, ClO2 माइनस बनाओ, तीनों के केस में हाइब्रिडाइजेशन जाती है sp3 आती है, बस फर्क होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का। ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अलग अलग होती है। तो ये sp3 आ गया, तो अब बचे ही नहीं है कुछ। क्लोरीन के पास तो क्या थे, क्लोरीन के पास तो 3 p ऑर्बिटल से तीनों चले गए, तो क्लोरीन तो अब क्या बोलेगा, ऑक्सीजन तो बोल दिया p पाई और p पाई, ऑक्सीजन ने तो हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास तो यही है। फिर उसके बाद क्लोरीन ने क्या बोला, क्लोरीन ने बोला मेरे पास बचा क्या है, d ऑर्बिटल बचा है, क्योंकि p तो हाइब्रिडाइजेशन बनाने में चला। बात समझ में आ गई। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी के आगे हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है, कंसेप्ट दैट इज इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, नीचे दिख रहा है। ओके, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या फंडा है। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो होती है जिनके अंदर हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन देख लेते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और those having same percentage S character, same percentage S character in each hybrid ऑर्बिटल। ठीक है, सेम बोल दो, इक्वल बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, इन ईच हाइब्रिड
ऑर्बिटल। ठीक है, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो होती है जिनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, सेम होता है हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। ये बेंड्स रूल के बाद इसलिए समझाने में आसानी होती है क्योंकि हम लोग देख चुके कि बेंड्स रूल में करते क्या है, अब उधर से अपन एक लॉजिक बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CH4, हमें पता ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल, इसकी मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री दोनों होती है। बट अगर मैं बात करता हूं यहां पर और इस वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात करता हूं तो चारों है हमारे पास क्या, sp3। ठीक है, चारों ही क्या होंगे, sp3। ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, सारे के सारे क्या है, sp3 है। यहां तक पॉइंट क्लियर है, ये सब क्या है, sp3 है। अब बात आती है कि क्या सब में परसेंटेज एस कैरेक्टर बराबर है, तो देखा जाए तो यहां पर कोई सराउंडिंग में एटम डिफरेंट नहीं है। सबसे पहली चीज, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने बेंड्स रूल में दो फंडे पढ़े थे, एक था लोन पेयर का और एक था सराउंडिंग एटम का। क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है, नहीं, तो उसकी वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर में तो कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। क्या कोई डिफरेंट सराउंडिंग एटम दिख रहा है, डिफरेंट की बात कर रहा हूं, अलग, कोई अलग इनमें से नहीं, चारों ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है अमोनिया का। अब देखना, नाइट्रोजन, इसके सर पे एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन ये, और ज्योमेट्री आती है हमारे पास, क्या आती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ये बनता है कुछ इस तरीके का बन जाता है। अब समझे, बताओ क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, नहीं ये इक्विवेलेंट नहीं है, दिस इज नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, देखो यहां पर आ चुका है लोन पेयर, तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पर बढ़ा देगा। ठीक, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा देगा, इसमें से और इसमें से, तीनों में से परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या कर देगा, घटा देगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या कर देगा, घटा देगा। वो बात अलग है, तीनों में से बराबर घटाएगा। अगर मान लो यहाँ 3% बना है, एक वैल्यू सोचते रैंडम, ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं, मान लो यहाँ 3% बढ़ाया, इसने यहाँ पर 3% एस कैरेक्टर बढ़ाया, तो यहाँ पर 1% यहाँ से, 1% यहाँ से और 1% यहाँ से, तीनों जगह से 1-1% कम करेगा। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर एटम्स है, ये सिमिलर एटम्स है। अगर यहाँ पर भी कुछ बदलाव आ जाए तो फिर कहानी अलग हो जाएगी। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास PCl5। तो क्या PCl5 इक्विवेलेंट है या नहीं देखें, क्लोरीन 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 क्लोरीन, क्या ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है, जल्दी बताओ, क्या ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है, ये क्या है, हाँ ये नॉन इक्विवेलेंट है। क्यों है नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल है जबकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि इन तीनों बॉन्ड्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये इन ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में होना चाहिए, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में किसी में भी नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कुछ और है, इधर कुछ और है। क्यों, क्योंकि 2 तरीके के बॉन्ड एंगल देखने को मिल रहे हैं। हमेशा याद रखना एक बात, जिस भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल को देखने को मिलता है, उसकी ज्योमेट्री के अंदर, जिस हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री में 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं, वो कभी भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं हो सकती है, क्योंकि 2 बॉन्ड एंगल अलग अलग हैं, इसका मतलब वहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर का फर्क रहा होगा। क्लियर है, इसको कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे।
चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो अगला टॉपिक आता है हमारे पास, अगला हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्पेलिंग की गलत हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक, तो अभी तक आप लोगों ने जो हाइब्रिडाइजेशन देखी है वो सब इवन इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज थी। मतलब अगर आप दोनों ओवरऑल अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखते हो उस स्पीशीज के, उस मॉलिक्यूल के, तो वो इवन आएंगे। हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जिनके अंदर इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल है सबसे पहला CH3 फ्री रेडिकल, या फिर अपन बेसिकली बोल सकते हैं इसको, जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज योर कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब है कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने सर पे रह जाएगा। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट है एक टाइप का, यानी कि किसी रिएक्शन में बनेगा और उसी रिएक्शन के दौरान ये खत्म हो जाएगा। आपको ये फ्री फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे। ये ऐसी स्पीशीज होती है ऑड इलेक्ट्रॉन वाली जो कि फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रखा है, या फिर कहीं ना कहीं लफड़ा है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जिसके चलते ये आपको नहीं मिलेगी, आपको अलग फॉर्म में मिलेगी। बट स्टिल हमारे पास इनके लिए कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर होते हैं आपके पास, अगर यहाँ लिखना चाहूँ Z को मिल रहा है, इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। गिन भी सकते हो आसानी से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 6 तो यही हो गए और 1 ये 7 हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अपने पास है CH3 फ्री रेडिकल। ठीक, CH3 फ्री रेडिकल। बेसिकली हम लोग यहाँ देखेंगे कि कब अनपेड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इंक्लूड करना है और कब नहीं करना है। जनरली हम अनपेड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इंक्लूड नहीं करते। जनरली हम अनपेड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इंक्लूड नहीं करते। ठीक, तो इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है सीन, चलो देखो। तो जो CH3 फ्री रेडिकल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है, एक बार लिख रहा हूँ फिर समझते हैं। जो CH3 फ्री रेडिकल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, जबकि जो CF3 फ्री रेडिकल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्या होती है? sp3। समझना क्या होता है यहाँ पर। अच्छा, इसकी तो sp2 होती है तो इसको तो भूल जाओ। यहां पर देखो sp3 का मतलब क्या है। अगर नॉर्मल सोचना, ठीक है, इन जनरल, अगर इन जनरल बात करूं मैं फ्री रेडिकल की, क्या बात करूं? इन जनरल अगर मैं बात करता हूं फ्री रेडिकल की, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए इन जनरल? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। सही बात है, यही है। 3 सिग्मा अनपेड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। तो जनरल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी? sp2। क्या हो गई? sp2। तो उसकी तो बिल्कुल सही आ रही है, और वो दिखेगा कैसा? इस तरीके का। ठीक,
और जो ये फ्री रेडिकल है, जो ये फ्री रेडिकल है, ये कुछ इसके प्योर पी ऑर्बिटल में पड़ा रहेगा। क्या होगा? इसके प्योर पी ऑर्बिटल में पड़ा रहेगा और ये आपको एक ज्योमेट्री देखने को मिल जाएगी। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। यहां पर ऐसा क्या होगा? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो फोटो तो बना लेते हैं पहले। फ्लोरीन, फ्लोरीन और पहले फोटो बना ली, ठीक, ये बन गई इसकी फोटो। आप समझते हैं कि इधर sp2 क्यों रही, इधर sp3 क्यों रही? तो देखो ऑर्बिटल डायग्राम, क्या ऑर्बिटल डायग्राम, ये sp2 का ऑर्बिटल डायग्राम है, ये यहाँ की सिचुएशन है, समझना। ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई और यहाँ पर ऊपर चल के क्या होगा? एक प्योर p ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। दिस इज योर p ऑर्बिटल, कोई भी हो सकता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझो। यहाँ पर जब मिक्सिंग हुई, किसके केस में? जब यहाँ पर मिक्सिंग हुई, ठीक, इन जनरल अगर फ्री रेडिकल, समझना, इन जनरल फ्री रेडिकल में मिक्सिंग होगी तो सिचुएशन ये बनेगी। इन जनरल कोई भी मिक्सिंग होगी ये बनेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी और p ऑर्बिटल आ जाएगा। एक मिनट में चेक कर लूं, नीचे दिख रहा है नहीं? हाँ, ओके। तो यहाँ पर sp2 तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई और ये p ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है। ये ऊपर की तरफ क्यों है? इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। बेसिकली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? कम होती है, ठीक है, याद रखना। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो प्योर ऑर्बिटल कहां चला जाएगा? ऊपर। यहाँ sp2 वाले की एनर्जी क्या रहेगी? कम, और ये p ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा। ये दोनों मिक्स कर सकते हैं अभी भी, ये दोनों मिक्स करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। बट मेरे को, अगर आपको याद हो तो मैंने एक कंडीशन बताई थी हाइब्रिडाइजेशन की, कि भाई हाइब्रिडाइजेशन तभी हो सकता है जो एनर्जी गैप है वो क्या हो? कम हो। जो एनर्जी गैप है वो क्या हो? कम हो। तो आपका जो प्योर s ऑर्बिटल है वो कहीं यहां पर होगा और प्योर p ऑर्बिटल आपका यहां पर है, और ये वो हाइब्रिडाइजेशन वाली ऑर्बिटल। s एनर्जी में नीचे होगा, p एनर्जी में ऊपर होगा, ठीक। तो हुआ क्या? यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, ये p ऑर्बिटल ऊपर है, यहां पर कुछ एनर्जी गैप है। अब हाइब्रिडाइजेशन इनमें, इनकी मिक्सिंग अभी भी पॉसिबल है, इनकी मिक्सिंग पॉसिबल हो सकती है अगर ये गैप क्या हो जाए? कम हो जाए। बात वापिस से समझो, ये फ्री रेडिकल की सिचुएशन है, यहाँ पर एक sp2 इधर बन चुका है और ये फ्री रेडिकल ऊपर पड़ा हुआ है। अभी अपन ने सराउंडिंग में कोई एटम नहीं लगा रखा है, ये तक की सिचुएशन है। बात समझ आ रही है? सराउंडिंग में कोई एटम नहीं लगा रखा है, तो ये तब की सिचुएशन है, यानी कि आप बोल सकते हो ये इन जनरल जो फ्री रेडिकल के साथ होगा, कार्बन फ्री रेडिकल के साथ, वो इसकी सिचुएशन इन जनरल, ठीक। इन जनरल ये सिचुएशन है। अब हमें इसको क्या करना है? देखना है अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से कैसे? जब हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम में आया तब क्या हुआ, जब फ्लोरीन सराउंडिंग में एटम में आया तब क्या। और इस एनर्जी गैप से क्या फर्क है भाई? ये एनर्जी गैप जैसे जैसे कम होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे तो मिक्सिंग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट कंक्लूजन का है, ये फ्री रेडिकल इन जनरल है। अब सराउंडिंग एटम डिसाइड करेगा कि ये मिक्सिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर ये एनर्जी गैप कम हो गया तो मिक्सिंग पॉसिबल है, बट अगर ये एनर्जी गैप कम नहीं हुआ तो ये मिक्सिंग पॉसिबल नहीं। चलो बेंड्स रूल लगाते हैं। ओके, बेंड्स रूल यहाँ पर इधर लगाऊंगा, उधर छोड़ो। अगर आप देख पा रहे हो तो सराउंडिंग का जो एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सराउंडिंग का जो एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इस पे आने वाला है डेल्टा प्लस, सॉरी इस पे आने वाला है डेल्टा माइनस और इस पे आने वाला है डेल्टा प्लस। सही बात है? यहाँ डेल्टा माइनस आएगा और यहाँ डेल्टा प्लस आएगा। क्लियर है? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। फ्लोरीन सराउंडिंग में बैठा हुआ है, फ्लोरीन सराउंडिंग में बैठा हुआ। अब यहाँ ये डेल्टा प्लस जो है ये बढ़ता जाएगा, ये जो पार्शियल प्लस का चार्ज है बढ़ता जाएगा। क्यों? 3 फ्लोरीन है, पार्शियल प्लस का चार्ज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये जो p ऑर्बिटल है, मान लो न्यूक्लियस आपका कहीं यहां पर था, तो ऑब्वियसली एनर्जी में ज्यादा है। अगर p ऑर्बिटल एनर्जी में ज्यादा है तो दूर भी होगा,
पी ऑर्बिटल क्या एनर्जी में ज्यादा है। अब इस पे जो डेल्टा प्लस चार्ज बन रहा है यानी कि अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये अट्रैक्ट करना चाहेगा, इसको तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ तो ये कुछ कर नहीं सकता। तो किसके साथ करेगा? हाँ, इसके साथ करेगा। क्या करेगा? ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इस पी ऑर्बिटल को क्या करेगा? अंदर की तरफ खींचने लग जाएगा। क्यों खींच रहा है? क्योंकि उस पर डेल्टा प्लस का चार्ज आ रहा है ना, उस पर डेल्टा प्लस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, डेल्टा प्लस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, यानी कि जेड इफेक्टिव बोल सकते हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को या फिर एनर्जी जिसकी ज्यादा है उसको पुल कर सकता है, उसको पुल करेगा। पुल करके जो ये एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं when central atom is, अभी लिखते हैं, connected to more electronegative atom then the induced positive charge favors the mixing of orbitals and hybridization changes। ठीक है, तो जब सेंट्रल एटम जो होता है हमारा कनेक्टेड होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, तो इंड्यूस्ड जो चार्ज हुआ है, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज हुआ है, वो क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन को फेवर करता है और उसकी वजह से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ये बेंड्स रूल से भी समझ सकते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इस ऑर्बिटल में कौन सा कैरेक्टर बढ़ाना चाहेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कौन से कैरेक्टर बढ़ाएगा? यहां पर ये परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ाना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ाना चाहेगा, जिसके चलते इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जस्ट इफेक्ट है उसका अपोजिट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पी बढ़ा है तो यहाँ एस बढ़ने लग जाएगा। अगर ऐसा होता है यहाँ एस बढ़ रहा है, यहाँ पर पी बढ़ रहा है, तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या होता जाएगा? एस किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास कौन होता है ज्यादा, एस या पी? न्यूक्लियस के पास कौन होता है, एस या पी? न्यूक्लियस के पास एस ऑर्बिटल होता है। तो ये ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किधर जाने लग जाएगा? न्यूक्लियस के पास। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, ये आपका प्लस है, ये आपके पहले 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे और ये पी है, तो ये भाई साहब नीचे आने लग गए। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि इसके अंदर एस का कैरेक्टर बढ़ने लग गया है। क्या होने लग गया है? एस का कैरेक्टर आने लग गया है, और एस का कैरेक्टर क्या बताता है? कि आप न्यूक्लियस के पास चले जाओ। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से भी समझ सकते हो कि बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग सराउंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है, जिसके चलते इस वाले ऑर्बिटल में आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ चुका है। एस न्यूक्लियस के पास होता है तो इसकी एनर्जी कम होके नीचे आ जाएगी और फेवरेबल हो जाएगी कि इंटरमिक्सिंग हो जाए। बात समझ में आ गई? जबकि ये वाला केस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। उसका लॉजिक क्या है? हाइड्रोजन है सराउंडिंग में, यहाँ आ रखा है डेल्टा प्लस और यहाँ आ रखा है डेल्टा माइनस, जस्ट इसका अपोजिट आ रखा है। यहाँ पर आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि एनर्जी गैप कम हो ही नहीं पाएगा। ओके, चलो सेकंड केस देखो। सेकंड आता है हमारे पास NO2 माइनस। सेकंड आता है NO2 माइनस। बताओ जरा NO2 माइनस में क्या होगा? क्या होगी? सॉरी NO2 माइनस नहीं, NO2। तो पहले तो इसका बनाओ आप ढंग से फोटो। तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन।
हो गए। अगर मैं कुछ इस तरीके का कर दूं तो क्या ये सही है? सोच के बताओ। अगर इस तरीके का कर लूं तो अकॉर्डिंग टू लुइस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका सुपर ऑक्टेट हो गया, आपने ऑक्टेट बढ़ा दिया, यानी कि ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इसका मतलब इस तरीके से तो नहीं बनेगा, तो ये बनेगा कुछ ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर आपका एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, और जो ये एक ऑक्सीजन है ये बेसिकली कनेक्ट होगा किससे? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किससे कनेक्ट होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तभी फेवर हो पाएगी कंडीशन, ठीक, तभी कंडीशन फेवर हो पाएगी। और यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। क्लियर है कंडीशन? सही है। चलो, नॉर्मल सोचे तो 2 सिग्मा हो रहा है, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp। नॉर्मल सोचे तो 2 सिग्मा हो रहा है, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या सराउंडिंग का एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्या सराउंडिंग का एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ है। सराउंडिंग का एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इस ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ेगा। सही बात है, जिस बॉन्ड में परसेंटेज p बढ़ रहा है उसके जस्ट अपोजिट में s बढ़ गया, जिसके चलते ये अनपेड इलेक्ट्रॉन भी किसमें पार्टिसिपेट कर जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसकी sp2। और फोटो अगर देखते हैं तो कैसा बनेगा? नाइट्रोजन, यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस तरीके से बन जाएगा। बना दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। और उसका लॉजिक क्या रहा? सराउंडिंग का एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। चलिए तीसरा केस, ClO3। क्या ये एक अनपेड, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? पहले तो ये तो देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, कैसे देखते हैं? सिंपली क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में देख लो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। तो 6 3 जा 18, और 18 और 7 कितना हो गया? 18 और 7 कितना होता है? 25, है ना? 25 यानी कि आपके पास क्या है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 25, तो 25 यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड है। 25 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रह ही जाएगा। देखो हमेशा इवन के केस में पेयरिंग होती है, ऑड के केस में पेयरिंग नहीं होती, एक अनपेड रह जाएगा। तो यहाँ पर एक अनपेड रहेगा, इसका मतलब ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। बनाते हैं तो क्लोरीन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इस अनपेड इलेक्ट्रॉन का जजमेंट करना है। वापस से वही देखते हैं, यहाँ रखा डेल्टा प्लस, सॉरी यहाँ रखा डेल्टा माइनस, यहाँ रखा डेल्टा माइनस, यहाँ रखा डेल्टा माइनस, और यहाँ पर आ रखा डेल्टा प्लस। यहाँ पर क्या रखा? डेल्टा प्लस आ रखा है। तो आइडिया लगी क्या होगा क्या होने वाला है? यानी कि 1 2 3 और चौथा ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसकी sp3। क्या आ जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। और फोटो कैसा दिखेगा? फोटो दिखेगा कुछ इस तरीके का। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कनेक्ट कर दो, ट्राइगोनल। ये आ जाएगी इसके हाइब्रिडाइजेशन। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, ClO। देखो एक क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद सारे एक जैसे ही है, क्योंकि सराउंडिंग में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया तो हो जाएगा काम। ठीक, इसका सोचते हैं। तो क्लोरीन के पास है इस तरीके का आयन, ठीक। तो 2 तो ऑक्सीजन चिपका दिए, एक और ऑक्सीजन चिपका दिया, एक ही बच गया लोन पेयर, और एक ही आ गया आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसमें लगाओ बेंड्स रूल और बताओ क्या इसमें sp3 होगी या sp2? सोचो, बताता हूँ।
चलो देखो भाई, यहाँ पर जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके साथ लफड़ा कर देगा कौन, ये लोन पेयर। बेंड्स रूल के हिसाब से समझते हैं भाई। परसेंटेज पी कैरेक्टर, यहाँ पर जो परसेंटेज पी कैरेक्टर है वो तो बढ़ने वाला ही है, इसमें भी बढ़ेगा और इसमें भी बढ़ेगा। रीजन क्या है? रीजन है आपका यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक, क्योंकि साथ में क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, और लोन पेयर को ज्यादा दिक्कत है, यानी कि लोन पेयर क्या करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा देगा। देखो यहाँ परसेंटेज पी बढ़ा, यहाँ परसेंटेज पी बढ़ा, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होना चाहिए था कि इधर परसेंटेज एस कैरेक्टर किस हिसाब से जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, किसको जगह ज्यादा चाहिए या किसको एस कैरेक्टर की ज्यादा जरूरत है? किसको एस कैरेक्टर की ज्यादा जरूरत है? ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर को ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है। तो इधर क्या होने वाला है, यहाँ पर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ना बढ़ते हुए, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ना बढ़ते हुए लोन पेयर वाले में बढ़ जाएगा, जिसके चलते इसके ऊपर आपको मिक्सिंग का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 होती है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर induced positive charge has no effect on मिक्सिंग के ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके चलते हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रह जाएगी और फोटो दिखेगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कहीं प्योर पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, किसी पे भी, तो आप इसको ना बनाए तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको अगर इस तरीके से तो आपका ये प्योर पी ऑर्बिटल है, क्या है, प्योर पी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कुछ इस तरीके के। इसके अलावा CCl3 फ्री रेडिकल, CBr3 फ्री रेडिकल और CI3 फ्री रेडिकल के केस में भी आपको हाइब्रिडाइजेशन sp2 देखने को ही मिलेगी, वहां पर भी आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ CF3 फ्री रेडिकल के केस में sp3 होती है, बाकी सबके केस में क्या होती है, sp2 होती है। तो कॉपी करें इसको, फिर बढ़ते हैं लोग आगे। चलो तो ठीक है, तो आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइमराइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और इसके बाद हम देखेंगे एक ड्रैगोस रूल, ठीक है, उससे भी हमें कुछ पता चलता है, बॉन्ड एंगल से कुछ रिलेटेड है, तो वहाँ हम लोग ड्रैगोस रूल देखेंगे और बॉन्ड पैरामीटर्स पे भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।